रात का वक्त था। शहर की गलियों में अजीब सी खामोशी थी, लेकिन कुछ दूर एक छोटी सी दुकान के बाहर कुछ लोगों की भीड़ जमा थी। पुलिस की गाड़ियां वहां खड़ी थीं और सफेद चादर में लिपटी एक लाश फुटपाथ पर पड़ी थी। भीड़ के कानों में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, रफीकत भाई, रफीकत शेख। यह नाम उस इलाके में किसी फरिश्ते से कम नहीं था। मोहल्ले का हर इंसान उनका सम्मान करता था, क्योंकि उन्होंने न जाने कितने बेसहारा बच्चों को सहारा दिया था। लेकिन आज वही इंसान सड़क पर खून से लथपथ पड़ा था। पुलिस जांच में जुटी थी, मगर लोगों के चेहरे पर सिर्फ एक ही सवाल था, ऐसा भला किसने किया? वहीं दूसरी तरफ एक 22 साल का नौजवान, जो पुलिस की भीड़ से कुछ दूरी पर खड़ा था, फूट फूट कर रो रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर उनमें गुस्सा भी था। वो एक शब्द भी नहीं बोल रहा था, बस निशब्द देख रहा था। जैसे ही एक पुलिस अधिकारी उसके पास आया और उसका कंधा थपथपाया, वो फूट पड़ा। मेरे अब्बू को किसने मारा? यह सुनते ही पुलिस अधिकारी चौंक गया, क्योंकि जिस नौजवान को सब जानते थे वो हिंदू था, आदित्य वर्मा। 15 साल पहले शहर के सबसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में एक छोटी सी गली थी, जहां झुग्गियों की कतारें थीं। वहीं एक 7 साल का दुबला पतला लड़का अपने पिता से पिटाई खा रहा था। चीख पुकार सुनकर लोग इकट्ठा हो गए थे, लेकिन कोई बीच में आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। हरामखोर, फिर चोरी की! आदमी ने अपनी शराब की बोतल फेंकी और लड़के के चेहरे पर एक तमाचा जड़ दिया। वो छोटा बच्चा रोते हुए बोला, बाबा, मैंने चोरी नहीं की, मैं सच कह रहा हूं। मगर आदमी नहीं माना। उसने गुस्से में एक डंडा उठाया और उस मासूम की पीठ पर दे मारा। बच्चा दर्द से चीख पड़ा। तभी पास की गली में खड़े एक आदमी ने यह सब देखा और फौरन दौड़कर बीच में आ गया। बस करिए रमेश भाई, ये बच्चा है, इस पर इतना जुल्म मत करो। वो आदमी कोई और नहीं, रफीका शेख थे। रमेश शराब के नशे में धुत था। उसने गुस्से में कहा, रफीका, तू बीच में मत पड़, ये मेरा बेटा है, जैसे चाहूं वैसे सिखाऊंगा। रफीका ने बच्चे की हालत देखी। उसकी आंखों में डर था, शरीर पर चोट के निशान थे और वो भूख से कांप रहा था। रफीका ने रमेश का हाथ पकड़ा और कहा, बच्चों पर हाथ उठाने से वो सुधारते नहीं हैं, टूट जाते हैं। छोड़िए इसे, मैं देख लूंगा इसे। रमेश गुस्से में बड़बड़ाते हुए चला गया, मगर वो लड़का वहीं खड़ा रहा। वो सहमा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सा अपनापन था। रफीकन ने झुककर उसके सिर पर हाथ फेरा। बेटा, नाम क्या है तुम्हारा? लड़के ने धीरे से कहा, आदित्य, आदित्य वर्मा। यही वो लम्हा था जब पहली बार दो धर्मों के बीच का रिश्ता बना था। रफीक भाई का घर, रफीक शेख का अपना परिवार नहीं था। उनकी पत्नी और बच्चा एक सड़क हादसे में गुजर चुके थे, मगर उनकी एक आदत थी, जो बेसहारा था वो उनका अपना था। उन्होंने आदित्य को अपने घर ले जाने का फैसला किया। बेटा, अगर तुम्हें कोई तकलीफ हो तो बताना, तुम्हें जब तक रहना है यहां रह सकते हो। आदित्य को पहली बार किसी ने इतने प्यार से अपनाया था। वो सहमा हुआ था, लेकिन धीरे धीरे रफीक भाई के साथ रहने लगा। वहीं से आदित्य की जिंदगी बदलनी शुरू हुई। धार्मिक दीवारें। शुरुआत में मोहल्ले के कुछ लोगों ने सवाल उठाए, रफीक भाई, ये लड़का हिंदू है, इसे अपने घर में क्यों रखा? आपको डर नहीं लगता कि लोग क्या कहेंगे? मगर रफीक ने सिर्फ इतना कहा, भूख, दर्द और लाचारी का कोई धर्म नहीं होता। अगर कोई बच्चा बेसहारा है तो मेरा फर्ज बनता है कि उसे सहारा दूं। धीरे धीरे आदित्य को मोहल्ले के लोग अपनाने लगे। वह 5 वक्त की अजन भी सुनता और दिवाली पर अपने दोस्तों के साथ पटाखे भी जलाता। मगर यह सब इतना आसान नहीं था। एक दिन आदित्य स्कूल से लौट रहा था, तभी कुछ लड़कों ने उसे घेर लिया। अरे देखो तो, हिंदू होकर मुसलमान के घर रहता है, तू अब्दुल कब बना? आदित्य को कुछ समझ नहीं आया। उसे लगा कि वो कुछ गलत कर रहा है। वो रोते हुए घर लौटा और रफीकत भाई से बोला, अब्बू, क्या मैं गलत हूं? लोग मुझे ताना मारते हैं। रफीकत ने उसे गले लगाया और कहा, बेटा, लोग हमेशा बोलते हैं, मगर याद रखना, तुम हिंदू हो और रहोगे। मैं तुम्हें इस्लाम नहीं सिखा रहा, मैं तुम्हें इंसानियत सिखा रहा हूं। यह सुनकर आदित्य का डर खत्म हो गया। रफीकत भाई ने आदित्य को पढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा, अगर तुम वाकई कुछ बदलना चाहते हो तो अफसर बनो, इंसाफ दिलाने वाला बनो। उस दिन आदित्य ने कसम खाई, अब्बू, मैं एक दिन बड़ा अफसर बनूंगा और आप पर कभी कोई आंच नहीं आने दूंगा। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जिस इंसान ने उसे सहारा दिया, आज वही खून में लथपथ पड़ा था।
आखिर किसने मारा रफीक भाई को? क्या आदित्य अपने अब्बू का कातिल ढूंढ पाएगा? क्या वो अपने वादे पर कायम रह पाएगा? रात के 3 बजे थे। पुलिस चौकी में आदित्य बैठा था। उसकी आंखें सूजी हुई थीं, हाथ कांप रहे थे। सामने इंस्पेक्टर अजय चौधरी बैठे थे, जो खुद आदित्य को अच्छे से जानते थे। आदित्य, हमें दुख है रफीकत भाई के जाने का, लेकिन हमें जांच करने दो। तुम खुद को संभालो। आदित्य की आंखों में खून उतर आया। इंस्पेक्टर साहब, वो मेरे अब्बू थे। मुझे बताइए, किसने मारा उन्हें? इंस्पेक्टर ने लंबी सांस ली और कहा, हमने कुछ लोगों से पूछताछ की है। ऐसा लगता है कि यह कोई लूटपाट का मामला था, लेकिन हमें कोई गवाह नहीं मिला। आदित्य का दिमाग ठनक गया। झूठ! रफीका भाई को मारने वाला कोई आम चोर नहीं था। इसके पीछे कोई और साजिश है। इंस्पेक्टर ने उसे शांत करने की कोशिश की, मगर आदित्य का मन नहीं मान रहा था। कातिल की तलाश शुरू। आदित्य अब एक आम लड़का नहीं था। वह सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा था और कानून को अच्छे से समझ चुका था। उसने खुद इस केस की तहकीकात करने की ठानी। वह मोहल्ले में गया, लोगों से पूछताछ करने लगा, लेकिन सब चुप थे। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। तभी एक बूढ़ी औरत ने धीरे से कहा, बेटा, रात को एक काली कार देखी गई थी, लेकिन हमें कुछ मत पूछो, हमें डर लगता है। आदित्य का खून खौल उठा। काली कार, इसका मतलब ये कोई पेशेवर अपराधी थे। वह पुलिस स्टेशन लौटा और इंस्पेक्टर से कहा, सर, आसपास के सीसीटीवी फुटेज निकलवाइए, मुझे वो काली कार देखनी है। इंस्पेक्टर ने रिकॉर्डिंग मंगवाई और जब वीडियो चला, आदित्य का चेहरा सख्त हो गया। वीडियो में दिखा, रफीकत भाई के दुकान के सामने एक काली स्कॉर्पियो रुकी थी। उसमें से 2 लोग उतरे और दुकान में घुसे। कुछ मिनटों बाद गोली चलने की आवाज आई और वे लोग भाग गए। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात, आदित्य उन दोनों में से एक चेहरे को पहचानता था। ये तो मोहल्ले का ही आदमी है। सच्चाई का सामना आदित्य फौरन मोहल्ले की ओर भागा। उसे वो आदमी चाहिए था। वो मोहल्ले के एक सुनसान कोने में पहुंचा, जहां कुछ लोग जुए में लगे थे। उनमें से एक आदमी रईस पठान था। आदित्य ने बिना कुछ सोचे सीधे उसके कॉलर पकड़ लिया। बोल, मेरे अब्बू को क्यों मारा? रईस घबरा गया। बाकी लोग पीछे हट गए। भाई, मैंने कुछ नहीं किया। आदित्य ने गुस्से में उसकी गर्दन दबा दी। तूने किया या नहीं, ये पुलिस तय करेगी। चल। रईस के चेहरे पर डर था, लेकिन तभी एक आवाज आई, रईस को छोड़ दो आदित्य। आदित्य ने पीछे देखा और वहां खड़ा था असली मास्टरमाइंड, तुम। शुरुआत। एक अनजान दुश्मन। आदित्य ने घूरकर उस शख्स की ओर देखा। तुम? ये नामुमकिन है। सामने खड़ा इंसान कोई और नहीं बल्कि विजय शुक्ला था, मोहल्ले का जाना माना व्यापारी, जो समाज में इज्जतदार माना जाता था। विजय के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सा सन्नाटा था। आदित्य, गुस्से में मत आओ, सोचो, तुम्हारे अब्बू को मारने का क्या फायदा होगा? आदित्य का खून खौल उठा। मेरे अब्बू? हाँ, वो मेरे अब्बू थे और तुमने उन्हें मार दिया। बताओ क्यों? विजय ने ठंडी सांस ली और कहा, क्योंकि वो रास्ते में आ रहे थे। कौन से रास्ते में? हमारे प्लान के रास्ते में। यह सुनते ही आदित्य का दिमाग घूम गया। साजिश का सच कुछ दिन पहले रफीकत भाई की दुकान एक छोटे से मोहल्ले में थी, लेकिन वह जमीन बहुत कीमती थी। शहर के बड़े बिल्डर्स उस जगह पर एक मॉल बनाना चाहते थे। रफीका भाई उस जमीन को बेचने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि वह मोहल्ले के गरीब लोगों के लिए लड़ रहे थे। और इसी वजह से विजय शुक्ला और कुछ भ्रष्ट नेताओं ने रफीका भाई को हटाने का प्लान बनाया। रईस पठान को पैसे देकर उन्हें डराने के लिए भेजा गया, मगर जब रफीका भाई डरे नहीं तो उन्हें हमेशा के लिए चुप कराने का फैसला लिया गया। तुम लोगों ने सिर्फ एक दुकान नहीं छीनी, तुमने एक बेटे से उसके पिता को छीन लिया। आदित्य चिल्लाया। विजय मुस्कुराया। लेकिन तुम कर ही क्या सकते हो? आदित्य का गुस्सा अब और बढ़ चुका था। मैं कानून का छात्र हूं विजय शुक्ला, तुम्हारी इस साजिश का पर्दाफाश करूंगा। सबूतों की तलाश। आदित्य को अब विजय के खिलाफ सबूत चाहिए थे। वह सीधा पुलिस स्टेशन गया और इंस्पेक्टर अजय चौधरी को सारी बातें बताईं। सर, इस हत्या के पीछे विजय शुक्ला का हाथ है, हमें उसके खिलाफ सबूत जुटाने होंगे। इंस्पेक्टर कुछ सोच में पड़ गए। आदित्य, विजय एक बहुत बड़ा आदमी है, उसके खिलाफ केस लड़ना आसान नहीं होगा, हमें ठोस सबूत चाहिए। आदित्य ने ठान लिया कि वो इस केस को हर हाल में हल करेगा। सबसे बड़ा गवाह आदित्य को याद आया। उस रात एक बूढ़ी औरत ने काली कार के बारे में बताया था।
वह फिर से उस मोहल्ले में गया और उस औरत से मिला। अम्मा, आपको जो कुछ भी याद हो वो हमें बताइए। बूढ़ी औरत कांप रही थी। बेटा, मुझे डर लगता है, वो लोग बहुत ताकतवर हैं। अम्मा, अगर आप चुप रहेंगी तो और भी रफीका भाई जैसे अच्छे लोग मारे जाएंगे। काफी सोचने के बाद वह औरत तैयार हो गई। मैंने कार के अंदर 3 लोगों को देखा था। एक विजय शुक्ला था, दूसरा रईस पठान और तीसरा। आदित्य ने उत्सुकता से पूछा, तीसरा कौन? पुलिस का ही कोई आदमी था। यह सुनकर आदित्य और इंस्पेक्टर चौधरी दोनों सन्न रह गए। कौन है पुलिस का गद्दार? अब यह साफ था कि रफीकत भाई की हत्या सिर्फ एक बिजनेस डील का हिस्सा नहीं थी। यह पुलिस के अंदर बैठे भ्रष्ट लोगों की साजिश थी। अब सवाल यह था, 1. विजय शुक्ला के साथ कौन सा पुलिस अधिकारी मिला हुआ था? दूसरा, क्या आदित्य इन सबूतों को कोर्ट तक पहुंचा पाएगा? तीसरा, क्या वह अपने अब्बू के कातिलों को सजा दिला पाएगा? रफीकत भाई की हत्या के पीछे विजय शुक्ला और इंस्पेक्टर रमाकांत मिश्रा का हाथ था। आदित्य को सच्चाई पता चल गया, लेकिन उसके पास पर्याप्त ताकत नहीं थी कि वह इन गुनहगारों को सजा दिला सके। तभी उसने फैसला किया, वह अफसर बनेगा और अपने अब्बू के हथियारों से कानून के दायरे में रहकर बदला लेगा। अब सवाल यह था, क्या वह अपने मिशन में सफल होगा? शुरुआत। अफसर बनने की कसम। रफीक भाई की मौत के बाद आदित्य का सिर्फ एक ही मकसद था, आईपीएस बनकर सिस्टम को साफ करना और अपने अब्बू के कातिलों को उन्हीं के जाल में फंसाना। वह दिन रात पढ़ाई में जुट गया। सड़कों पर जब भी वह विजय शुक्ला और इंस्पेक्टर मिश्रा को बेखौफ घूमते देखता, उसका खून खौल उठता। आज ये कानून की ढाल के पीछे छिपे हैं, लेकिन जिस दिन मैं अफसर बनूंगा, इन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब दूंगा। आखिरकार 4 साल बाद यूपीएसएससी का रिजल्ट आया। आदित्य वर्मा चयनित आईपीएस। अब वह सिर्फ आदित्य नहीं, आईपीएस आदित्य वर्मा था। वापसी। पहले वार की तैयारी। आईपीएस बनने के बाद आदित्य की पहली पोस्टिंग उसी शहर में हुई जहां उसके अब्बू को मारा गया था। ये जानते ही उसने मन ही मन कहा, अब असली खेल शुरू होगा। लेकिन विजय शुक्ला और इंस्पेक्टर मिश्रा को अब भी भरोसा नहीं था कि आदित्य उनके लिए खतरा बन सकता है। एक लड़का अफसर बन गया तो क्या? हमारा सिस्टम इतना कमजोर नहीं जो उसे हमें हाथ लगाने देगा, विजय ने हंसते हुए कहा। मगर उसे नहीं पता था कि आदित्य ने हर चाल सोच समझ कर रखी थी। पहला वार विजय शुक्ला का साम्राज्य हिल गया। सबसे पहले आदित्य ने विजय के सभी गैरकानूनी धंधों की फाइल निकलवाई। वह जानता था कि सीधे हमला करने से कुछ नहीं होगा, इसीलिए उसने विजय की कमजोर नस पर वार किया, उसके अवैध कारोबार पर। पहली रेड। आदित्य ने एक प्लान बनाकर विजय के शराब के ठिकानों पर छापा मारा। करोड़ों की अवैध शराब जब्त हुई। विजय को पहला झटका लगा। दूसरी रेड। विजय के हवाला कारोबार की जांच शुरू की गई। कई फर्जी कंपनियां पकड़ी गईं, जिससे विजय को सरकार का भारी नुकसान उठाना पड़ा। तीसरी रेड। विजय के गुंडों को एक एक कर पकड़कर जेल में डाला गया। अब विजय का पूरा खेल बिगड़ने लगा। वह गुस्से में इंस्पेक्टर मिश्रा के पास गया और कहा, इस लड़के को रोकने का कुछ करो। मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। आखिरी जाल। गद्दार पुलिस अफसर का पर्दाफाश। अब बारी थी इंस्पेक्टर मिश्रा को बेनकाब करने की। आदित्य जानता था कि उसे सिर्फ पद का इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि मिश्रा की काली करतूतों का सबूत भी जुटाना होगा। उसने मिश्रा का फोन ट्रैक करवाया और उसके खिलाफ एक सीक्रेट ऑपरेशन चलाया। फिर एक रात मिश्रा विजय शुक्ला से मिलने एक सुनसान जगह पहुंचा, मगर इस बार वहां विजय अकेला नहीं था। आदित्य पूरी टीम के साथ वहां पहले से मौजूद था। हाथ ऊपर करो मिश्रा, आदित्य ने गरजते हुए कहा। मिश्रा के चेहरे पर हवाइयां उड़ गईं। ये क्या कर रहे हो आदित्य? तुम्हें गिरफ्तार कर रहा हूं, उसी जुर्म में जो तुमने मेरे अब्बू के साथ किया था। तभी आदित्य ने एक रिकॉर्डिंग चलाई, जिसमें मिश्रा और विजय की पूरी साजिश की बातचीत रिकॉर्ड थी। रफीक को खत्म कर दो और हां, लाश को जल्द निपटा देना। यह सुनते ही पुलिस के बाकी अधिकारी भी सन्न रह गए। अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। अंत। इंसाफ का बदला पूरा हुआ। विजय शुक्ला को आजीवन कारावास की सजा हुई। इंस्पेक्टर मिश्रा को पुलिस सेवा से बर्खास्त कर जेल भेज दिया गया। रईस पठान सरकारी गवाह बना और उसे भी जेल हुई। आखिरकार रफीक भाई की आत्मा को शांति मिली। आदित्य ने आसमान की ओर देखा और कहा, अब्बू, मैंने अपना वादा पूरा किया। आज आपके कातिल सलाखों के पीछे हैं। वह जानता था कि उसने सिर्फ बदला नहीं लिया,
बल्कि सिस्टम को साफ किया। आज वह एक हिंदू लड़का था जिसे एक मुसलमान ने पाला और जिसने धर्म से ऊपर उठकर इंसाफ को सबसे बड़ा धर्म माना। अब आदित्य सिर्फ एक बेटा नहीं, बल्कि सिस्टम का सच्चा रक्षक बन चुका था। आपको यह बदले की कहानी कैसी लगी?